डॉक्टर रजनीश कुमार गुप्ता जी जो वाराणसी से हैं, एक एक्यूप्रेशर, हीलिंग साइंस और योगा एक्सपर्ट्स हैं और साथ में नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं। आज हमारी ऑनलाइन महिला पतंजलि योग समिति की कक्षा में आपका स्वागत है सर। डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी। आपका माइक बंद है। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सभी को नमस्ते। ये आवाज कम आ रही है, पता नहीं, मुझे लग रहा है यार। एक मिनट। हेलो। जी सर। साउंड साउंड नहीं है सर, साउंड नहीं है। साउंड नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये हटाना पड़ेगा आपको शायद। म्यूट है सर वो। हाँ। अच्छा। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ आ जी, रही अब है आ रही आपको? है, अब आ रही है, अब आ रही है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सर ने मेरा परिचय दे ही दिया है। सभी लोगों को नवरात्र के पहले दिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज आप सबको एक्यूप्रेशर के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि जो जितना टाइम है उसमें सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं इतना आप सबको जरूर बताऊंगा कि आप सब एक्यूप्रेशर के थ्रू हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर का इतिहास क्या रहा है, और उच्च रक्तचाप क्या है, रक्तचाप क्या है, और ये हमारे लिए कितना घातक है, इससे हमें कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, और इससे हम समय रहते कैसे बचाव कर सकते हैं। सर ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, पीपीटी अपना। हाँ, उसके लिए सर, एक तो जो आपका माइक जिसमें खुला हुआ है उसका वीडियो ऑफ है। मैं कौन सा वाला आपका? एक मिनट। नहीं, जो जिसपे माइक बंद है वो वाला। अच्छा, ठीक है। मैंने दोनों को कर दिया। ठीक है सर, स्क्रीन पे आ रहा है सर?
जी, उच्च रक्तचाप का कारण एवं एक्यूप्रेशर द्वारा निदान। ठीक है। तो ठीक है, ये आज का मेरा टॉपिक है। मैं रिसर्च स्कॉलर रजनीश कुमार गुप्ता, माय सुपरवाइजर डॉक्टर भोलानाथ मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संज्ञान ऑफ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, IMS BSU वाराणसी। मेरा टॉपिक, मेरा जो रिसर्च चल रहा है उसमें भी मेरा उच्च रक्तचाप है, साथ में योग भी है। आज हम पहले, सबसे पहले एक्यूप्रेशर के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर पद्धति में रोग का निदान, मतलब कि जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर में जो हम रोग का निदान करते हैं और उसका उपचार जो करते हैं, एक निश्चित बिंदुओं पे, जैसे अभी हम आपको पिक भी दिखाएंगे, तो निश्चित बिंदुओं पे प्रेशर दे के किया जाता है और इस निश्चित दबाव बिंदु को एक्यू पॉइंट का कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में भी अनेक ऐसे लेखों का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि अनुभवी चिकित्सकों की अंगुलियों को दबा पाते ही कई रोगों का सफाया हो जाता है। मतलब कि कई रोग मैजिकली जो है कि ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एक्यूप्रेशर का इतिहास क्या है। देखिए, एक्यूप्रेशर के इतिहास पे बहुत ही कंट्रोवर्सी है, और जैसे हमारे यहाँ हर चीज पे कंट्रोवर्सी है। अब इसके इतिहास पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मेरी चीज है, और चीन कहता है कि मेरा है, जापान कहता है कि मेरा है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दूंगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारी भारतीय या ये हमारी पद्धति है। ठीक है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा का जो इतिहास रहा है, इसका उद्भव स्थल प्रथम आविष्कारक धरती भारतवर्ष ही है। ये पूर्णतः प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में हमारी कई पद्धतियां आती हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में आप योग को कह लीजिए, न्यूरोथेरेपी को कह लीजिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा में। और ये जो प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में इसको मर्मदास के नाम से जो है कि इसका उल्लेख मिलता है। और आयुर्वेद में हमारे शरीर में 107 पॉइंट हैं। हमारे शरीर में 107 मर्म पॉइंट हैं, जिसको जो है कि आयुर्वेद में वहां पे प्रेशर दे के स्टिमुलेट किया जाता है, और उससे जो है कि तमाम प्रकार के रोगों को जो है कि समाप्त किया जाता है। हमारे यहाँ BSU आयुर्वेद OPD में भी इसका जो है कि अच्छा खासा जो है कि रिजल्ट हम सबको मिलता है, मर्मदाद एक्यूप्रेशर का। और ये हमारे आयुर्वेदिक जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं एक्यूप्रेशर का थोड़ा अर्थ क्या है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। जहाँ एक्यू का अर्थ एक्यूरेट, अर्थात निश्चित बिंदु पे। एक्यूरेट। अब निश्चित बिंदु पे, जैसे अभी हमको किसी को लंग्स का ट्रीटमेंट करना है सुजोग थेरेपी के अनुसार, सुजोग एक्यूप्रेशर के अनुसार, तो हम लंग्स का ये एक्यूरेट पॉइंट हो गया। ठीक है। अब किसी को हमें जो है नोज पे पॉइंट देना है, तो ये हमारा नोज का ये पॉइंट हो गया। तो एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब निश्चित बिंदु पे सुई जैसी कुछ नुकीली चीजें होती हैं। सुई जैसी कुछ नुकीली चीजें का मतलब कि इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, और इसमें जैसे कुछ हम और भी चीजें यूज कर लेते हैं। जैसे ये कुछ लकड़ी का भी ऐसा कुछ हम यूज करते हैं, और इसमें हम कुछ जैसे साधन में मटर है, मटर चना राजमा का भी हम यूज कर लेते हैं। पेपर टेप इस पॉइंट पे मेथी दाना को दवा पे को लगा के जो है एक प्रेशर अर्थात एक दबाव हम यहाँ पे देते हैं, तो यही हमारा हो गया एक्टिव प्रेशर। अब आते हैं भारतीय संस्कृति की दृष्टि से एक्टिव प्रेशर का क्या इतिहास रहा है। या भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, जैसे अभी हमने कहा कि इसके इतिहास में बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ये हमारी है, ये हमारी है, तो हम आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये किसका है। जैसे कर्ण छेदन की परंपरा, हमारे समाज में कर्ण छेदन की परंपरा कितनी पुरानी रही है, ये आप सब जानते हैं। नासिका छेदन की भी परंपरा, विभिन्न आभूषणों को पहनने की जो परंपरा रही है, महिलाओं का जो बाजूबंद, बिछिया, कंगन आदि पहनने की जो परंपरा है, या फिर कहें हमारे ऋषि मुनियों को बाजू में जो रुद्राक्ष पहनने की परंपरा है, ये जितनी भी चीजें हमने बतलाई, कर्ण छेदन, नासिका छेदन, विभिन्न आभूषणों की जो परंपरा है, या बिछिया, कंगन, सबका बहुत ही साइंटिफिक
सबका बहुत ही साइंटिफिक महत्व रहा है। ऐसा नहीं कि कर्ण छेदन, नासिका छेदन एक एज में होती है। बिछिया हमेशा शादी के बाद ही क्यों पहनी जाती है, शादी से पहले क्यों नहीं पहनी जाती है। ठीक है, इन सब का बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है कि बिछिया और क्या क्यों विकर्ण छेदन। और जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं नासिका छेदन का। और जब नासिका छेदन किया जाता है उसकी उम्र में महिलाओं को लगभग लगभग पीरियड शुरू होते हैं। उसी टाइम ये कि नासिका छेदन की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो ये नासिका छेदन क्या करता है कि उसमें जैसे कि किसी को कोई चीज नई चीज अगर शरीर में जब शुरू होती है तो उससे तमाम प्रकार की समस्याएं होती है। तो ये उन समस्याओं को रोकने के लिए, उन समस्याओं में बहुत ज्यादा दिक्कत न हो इसके लिए ये काफी सहायक होते हैं नासिका छेदन। इसी तरीके से हम बिछिया पे आते हैं। बिछिया हमेशा शादी के बाद ही पहनी जाती है। उसका रीजन ये है कि बिछिया का जो पॉइंट होता है वो गर्भ धारण करने में काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और फिर हम आते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा। अब हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। पढ़ रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, क्या उपयोगिताएं हैं। तो देखिए, यह एक स्व उपचार विधि है। स्व उपचार का मतलब ये आप अपने से इस एक्यूप्रेशर को कर सकते हैं। इसको सीख कर स्वास्थ्य पर हो रहे व्यय को कम किया जा सकता है। ये जो हम स्वास्थ्य पे अपने व्यय, जितने भी स्वास्थ्य पे हम पैसे को खर्च करते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। अपने आमदनी का जो कि बहुत से सारे पैसे को हम अ, और भी अच्छी लाइफ को जीने में लगा सकते हैं अगर हम यहाँ से इस व्यय को कम करते हैं। इस चिकित्सा को कहीं भी कभी भी आसानी से किया जा सकता है। ये जो चिकित्सा है ना इसको कहीं भी बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में एलोपैथ में हमें बहुत से सिस्टम चाहिए, बहुत से उसके इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन एक्यूप्रेशर में हमारे पास अगर एक लकड़ी है, एक ऐसा जीनी है, जरूरत पड़ी तो हम हाथ के अंगूठे से, अपने हाथ के अंगुलियों से तमाम प्रकार की चीजें भी कहीं भी किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है। और इस चिकित्सा के लिए किसी महंगे टूल्स की आवश्यकता भी नहीं होती। मतलब इसके लिए 50-100 रुपए के अंदर के टूल्स भी आ जाते हैं तमाम प्रकार के। और यह औषधि रहित चिकित्सा है। जैसे बहुत से लोग जो है कि औषधि को खाने से परहेज करते हैं, तो ये औषधि रहित चिकित्सा भी है। और अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये चिकित्सा अन्य दूसरे चिकित्सा के साथ भी किया जा सकता है। जैसे एलोपैथ में जाइए तो एलोपैथ कहते हैं कि नहीं ये दवा आप आयुर्वेद छोड़ दीजिए, होम्योपैथ नहीं खाना, ये नहीं खाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप दूसरी चिकित्सा के साथ भी इसको कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आप पा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने की विधि जो होती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने की विधि है। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जैसे हमने कहा क्लॉक वाइज करते हैं। जैसे हम कभी किसी पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं तो एक हो गया क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की दिशा में हम ऐसे प्रेशर देते हैं। दूसरा हो गया एंटी क्लॉक वाइज, मतलब ये घड़ी की दिशा में हो गया, ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज हो गया। अब एक होता है सामान्य नॉर्मल विधि, मतलब इस तरीके से हमने प्रेशर दिया, 0.8 सेकंड तक रोका फिर छोड़ दिया, 0.8 सेकंड तक रोका फिर छोड़ दिया। अब एक होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर में हम इलेक्ट्रॉनिक इसके इक्विपमेंट आते हैं उससे हम प्रेशर देते हैं। एक होता है बीज द्वारा। बीज थेरेपी, सीड थेरेपी में हम क्या करते हैं कि पेपर टेप के द्वारा हम मटर दाना हो गया, चना दाना हो गया, मेथी दाना हो गया, राजमा हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के बीजों का हम यूज करते हैं। और मैग्नेट द्वारा, तो कुछ मैग्नेट भी होते हैं जिसका मैग्नेट हम जो यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट भी होते हैं जिसका हम यूज करते हैं, जो हम आपको टॉपिक दिखाएंगे आगे। चलिए, ये हो गया। अब हम आते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के प्रकार। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के जो प्रकार है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा की विभिन्न प्रकार की चर्चा आती है जिनमें से मुख्य प्रकार से जो एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, जियोलॉजी, मेडिसिनोलॉजी, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। अभी हम आपको इतने हैं तो इसमें से भी हम आपको आज सुजोक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग कुछ आपके करस्पॉन्डेंस पॉइंट को हम बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, सुजोक एक्यूप्रेशर।
अब ये सुडोक एक्यूप्रेशर क्या है? सुडोक एक्यूप्रेशर ये का मतलब होता है कि सुडोक दो शब्द, एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ सु का अर्थ है हाथ की हथेली, योग का अर्थ है पैर का तलवा, अर्थात शरीर के संपूर्ण अंग अवयव का सादृश्य हमारे हाथ की हथेलियों और पांव के पंजों तलवों पे ही स्थित होता है, जिसमें दबाव देकर, मेथी लगाकर, राजमा लगाकर, चना मटर इत्यादि बांध कर, कलर लगाकर, हम आपको बतलाना चाहेंगे कि कलर के द्वारा भी चिकित्सा होती है। हम तमाम तमाम प्रकार के कलर को अपने आर्गन पे एनर्जी के अनुसार एनर्जी को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, और मैग्नेट लगा के हम अंगों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तो आपको सामने पीपीटी स्पीक है, स्पीक में देखिए आपको पूरे ये अ, हाथ के पंजों में, ये आपके पूरे, जैसे ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा जो है नोज हो गया, माउथ हो गया, आईज हो गया, ईयर हो गया, ये हमारे गला, थोड़े का हो गया यहाँ पे। किसी को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये हमारे दो पैर हो गए, दो हाथ हो गए, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, ये हमारा लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर, ये पेनक्रियाज। देखिए यहाँ पे हम आप सारे मतलब हमारे हाथ की हथेलियों में सारे अंग अवयव चिन्हित है, निश्चित है। हमने जैसे बताया ना कि एक्यूट प्रेशर, एक्यूट पॉइंट, मतलब निश्चित बिंदु, यही निश्चित बिंदु है। अब जैसे किसी को कमर में दर्द है, कमर के दर्द में हम ये पीछे की तरफ प्रेशर देते हैं। किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये दोनों पॉइंट किडनी के हो गए पीछे की तरफ। किसी को सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, देखिए ये सर्वाइकल का हमारा जो है कि ये C7 हो गया, फिर इसमें नीचे ये T12 वाले हो गए, फिर ये यहाँ से ये पॉइंट हमारे जो है कि लोअर के चले गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पैर के तलवों में भी पॉइंट सारे होते हैं। पैर के तलवों में देखिए ये इसी तरीके से लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट हैंड, लेफ्ट राइट फुट, लेफ्ट फुट, राइट हैंड, ये राइट लंग्स है, हार्ट है, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब कि हमारे हाथ की हथेलियों, पैर के तलवे में सारे अंग अवयव प्रतिस्थापित हैं। हमें जिससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उस रिलेटेड निश्चित बिंदु पे पैर के तलवों में, हाथ के हथेलियों में प्रेशर देना है। प्रेशर देना है, प्रेशर देने के लिए हमने बताया कि कई चीजें हम यूज करते हैं, जिम में यूज करते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे कुछ एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट दिख रहे होंगे, जिसमें जो भी तमाम प्रकार के इक्विपमेंट है जिनका हम यूज एक्यूप्रेशर में करते हैं। ये मैंने आपको बताया कुछ मैग्नेट मैग्नेट लगा के, ये कई टाइप के मैग्नेट होते हैं। अब ये मैग्नेट है आपका एनर्जी बढ़ाने और घटाने के लिए, ये वाले मैग्नेट को हम एनर्जी की दिशा को देने के लिए यूज करते हैं। और ये तमाम प्रकार के जो कुछ इक्विपमेंट है जो हम एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं। चलिए, अभी तो एक्यूप्रेशर के विषय में हमने जाना, अब हम आते हैं रक्तचाप क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक रक्तचाप, उच्च रक्तचाप है। तो अब देखिए हमारे शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य जो करते हैं वो धमनियां करती है। धमनियां मतलब हमारे शरीर, जो हमारे धमनियां होती है हृदय से निकलकर पूरे शरीर, मतलब शरीर के सारे अंग अवयव में फैली हुई होती हैं। और रक्तचाप के द्वारा, अब यहाँ पे ये चाप मतलब रक्तचाप के द्वारा, मतलब ब्लड प्रेशर के द्वारा ही रक्त पूरे शरीर में संचरण कर पाती है। रक्तचाप, हम यहाँ पे ये बतलाना, अगर रक्तचाप, रक्त का चाप न हो, रक्त का प्रेशर न हो, ब्लड प्रेशर न हो, तो रक्त हमारे पूरे शरीर में संचरण नहीं कर पाएगी। और जब ब्लड हमारे पूरे शरीर में संचरण नहीं कर पाएगी, तो उसका क्या उससे क्या दिक्कतें होंगी, उसका क्या जो है कि हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, ये आगे के स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्ट्रोक वैल्यू। प्रत्येक सिस्टोल, देखिए
जो ब्लड प्रेशर में होता है, दो रीडिंग हम करते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो अभी जो है कि प्रत्येक सिस्टोल के समय, मतलब जो हमारा हार्ट जो है कि जब पंप करता है, तो प्रत्येक पंप में लगभग हृदय लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड धमनियों में भेजता है, लगभग 70 लीटर। और इस मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इस तरह हम एक मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। तो 72 इंटू 72 इंटू 70, यानी लगभग 5.5 लीटर, लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड जो है कि प्रति मिनट धमनियों में आता है, जो आगे रक्तचाप के कारण, यही प्रेशर के कारण ही हमारे पूरे शरीर में फैलता है, शरीर में आगे जो है कि जाता है। अब आते हैं हार्ट रेट, धड़कन की गति। अब ये आप सभी लोग जानते हैं। अब आते हैं रक्त के विषय में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि रक्त, ब्लड प्रेशर, ब्लड के विषय में भी जानना जरूरी है। रक्त शरीर का एक विशेष संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर के कुल भार में लगभग 7% होता है। मतलब समान तौर पे हम कहें तो 70 किलो का अगर व्यक्ति है, तो उसमें औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी 1 किलोग्राम वजन के लिए जो 80 मिली। देखिए, अब यहाँ पे जो ये तीसरा पॉइंट है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना कि रक्त मामूली क्षारीय होता है। मतलब रक्त का एक हर जो तरल पदार्थ होते हैं, हर पदार्थों का, हर खाने वाली चीजों का एक पीएच मान होता है। पीएच मान जो है कि हमारे ब्लड का पीएच मान 7.35 टू 7.45 होता है। यही बहुत मायने रखता है। रक्त का जो रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। लेकिन आज का जो हमारा परिवेश है, आज का जो खान पान है, ये क्षारीय न होके अम्लीय है। हमारे जो भोजन है वो अम्लीय प्रकृति के है। और ब्लड का बनना, ये जो ब्लड बनता है हमारे भोजन से बनता है। तो जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा ही हमारा बनेगा ब्लड जो है। अगर हमारी प्रकृति क्षारीय है, ब्लड की प्रकृति क्षारीय है, और हम अम्लीय भोजन ही कर रहे हैं, तो हमारा ब्लड का जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा। और 7 से कम होने पे, या ये इसकी जो मान है 7.35, इससे कम होने पे तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे मामूली क्षारीय होता है, तो अपने ब्लड को हमें क्षारीय बनाए रखना, उसकी प्रकृति को बनाए रखना है अगर, तो हमारा आहार क्षारीय, ज्यादा मात्रा में क्षारीय होना चाहिए। अब रक्त बनाने वाले अवयव और रक्त की बीमारी, ये तो मेडिकल के लिए हो गया। अब आते हैं रक्त। रक्त का मुख्य कार्य भी है। रक्त का मुख्य कार्य जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना, वह कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाना, और इसको जो है कि जो हमारे टॉक्सिन को निकालने वाले जो ईंधन तंत्र है, उससे मतलब यानी लंग्स के द्वारा उसको बाहर निकालना। ठीक है, एक लंग्स में एक प्रेशर होता है जिससे हम श्वास को लेते हैं, वैक्यूम के वजह से श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। अब यहाँ पे पोषक तत्वों को देखिए, ब्लड ही जो है कि हमारे पोषक तत्व, जो हमने भोजन किया, पाचन तंत्र से, और पाचन तंत्र की से कोशिकाओं तक और शरीर के बीच में जो टॉक्सिन, जो बने पदार्थों को उत्सर्जन तंत्र तक लाना, ये ब्लड का ये कार्य है। और हमारे शरीर में जो अंतर हार्मोन्स हार्मोन जो अंतर सारी ग्रंथियों से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और हमारे शरीर में जैसे कहीं गर्मी है, उस गर्मी को शरीर के ठंडे भागों तक ले जाने का कार्य, मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य ब्लड का है। अब हम आते हैं सामान्य रक्तचाप और विरले रक्तचाप। अब सामान्य रक्तचाप क्या है? किसी मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं है, क्योंकि अवस्था और शारीरिक स्थिति के अनुसार, मन और सामाजिक माहौल के अनुसार रक्तचाप का असमान रहना स्वाभाविक हो जाता है। अतः एक स्वस्थ नवजात शिशु का रक्तचाप एक स्वस्थ युवक अथवा किसी वृद्धजन के रक्तचाप के बराबर कभी नहीं हो सकता। या फिर यूं हम कहें कि किसी का रक्तचाप कितना होना चाहिए। अब कोई बहुत मानसिक रूप से, उसके मेंटली रूप से कुछ ऐसे वर्क है जो मानसिक रूप से, मतलब मेंटल लेवल पे करने हैं,
मतलब कि जैसे किसी को बहुत स्ट्रेस वाली जगह पर रहना, तो उसका रक्तचाप नॉर्मली है, उसका रक्तचाप हमेशा जो है कि ज्यादा ही रहेगा। और जैसे कि हम घर में जब रक्तचाप देते हैं, तो रक्तचाप को नापते हुए बहुत ध्यान की, जैसे खड़े रहने पे, बैठने पे, लेटे रहने की स्थिति में रक्तचाप अलग आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने खड़ा होके किसी का रक्तचाप लिया फिर बैठा के ले लिया, नहीं। सारे रक्तचाप में अंतर होगा, लगभग 4 mmHg अंतर होता है। जैसे मान लीजिए किसी का हमने खड़े करके लिया तो उसका जो है कि 130 हुआ। अगर उसको हम बैठा के अगर उसका ब्लड प्रेशर हम डायग्नोस करेंगे तो वो जो है कि 125 के समथिंग आ सकता है। लेट के करने पे और कम आएगा। तो ब्लड प्रेशर को, अब देखिए ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत सी चीजें हैं कि अभी हमारे यहाँ शुक्रवार को मेरी ओपीडी थी। शुक्रवार को ओपीडी में हमने देखा कि एक महिला है, उसका जो है कि सिस्टोलिक ब्लड ब्लड प्रेशर जो है कि 173, 173। तो अब वो चूंकि चल के आई थी, महिला की थोड़ा वेट था, तो और उनको पेन भी था। 173 सिस्टोलिक की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको थोड़ा सा सर ने उनको कहा कि पहले आप थोड़ा सा वेट आराम करके, मैंने उनको थोड़ी देर प्राणायाम कराया। प्राणायाम में मैंने उनको लंबी गहरी श्वास केवल कराया कि आप आराम से सीधा होकर बैठिए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। हम बता रहे हैं कि फिर मैंने उनका 10 से 15 मिनट बाद फिर मैंने किया 154। फिर उसके बाद मैंने उनको एक्यूप्रेशर के जो हमारे पॉइंट है, मैंने उसको अप्लाई किया। 134, पिस्टोल की बात हम कर रहे हैं, 134। जब वो महिला आई थी तो 73 लंबी, मतलब लंबी गहरी ब्रीदिंग के बाद, 154 एक्यूप्रेशर के बाद, 135 समथिंग। अब आप समझ सकते हैं कि 175 से 135 कितना अंतर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या ब्लड प्रेशर है, एक बार में डायग्नोसिस कभी नहीं करेंगे। अगर हम उसको पहली बार डायग्नोसिस करके 173, जो हमने पहली बार उसका डायग्नोसिस किया और उसी पे हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उसी पे हम उसको दवा दे दिए होते, उसी पे हम उसको दवा पे रख दिए होते, तो फिर इसलिए कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपने एक बार अपना चेकअप कराया, एक बार आपने चेकअप किया, अगर बढ़ा हुआ बीपी आया, तो ये सामान्य भी हो सकता है कि आप उस किसी दूसरी, मतलब कुछ ऐसी स्थिति से गुजरी हो या गुजरे हो, जैसे आप कहीं पैदल चल के आए हो, या फिर आपने कोई ऐसी मतलब आपके सामने ऐसी कोई घटना घटी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ब्लड प्रेशर को हम एक बार में रीडिंग नहीं करते हैं, एक बार में उस पे हम अपने रिजल्ट को नहीं देते। उस पे हमको जैसे लगभग एक हफ्ते तक उस व्यक्ति के बीपी को नापे, और संभव हो उसी टाइम, जैसे हमने शाम को 4 से 5 के बीच में बीपी लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, अगर वो बीपी आपको लगता है कि उसी के समथिंग, मतलब उसी के समकक्ष बना है, तो आप फिर बीपी के लिए सोचिए। अब एक बार में मैंने किया कि 173, फिर मैंने उसको किया 135 समथिंग। तो इसमें हमको बहुत ध्यान देना कि हमें कभी भी बीपी की दवा एक बार डायग्नोसिस करने पे नहीं शुरू करनी चाहिए। अब जैसे रक्तचाप की कुछ अवस्थाएं हैं, जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो 120 से 130 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है कि 180 से मतलब 70 या फिर 90, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब 120 से प्लस माइनस 10 और 80, इस तरीके से हमारा जब बीपी 121 से 139, मतलब 121 से 139 हमारा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है 81 टू 89
के लमसम जाए तो समझिए कि अब आपका शरीर जो है कि हाइपरटेंशन की तैयारी में है। हाइपरटेंशन की तैयारी में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीपी का जो मेजरमेंट हम करेंगे, ये जो होगी 35 to 65 समथिंग। ठीक है। ये उनके बच्चों की बीपी जो है कि 140 130 उनकी बीपी तो नहीं, ये एक एज ग्रुप के लिए हम आपको बतला रहा हूँ कि 30 to 60 65। फिर हम अगर 140 प्लस होती है तो ये हमारा हाइपर टेंशन की कैटेगरी में आ जाए। अगर किसी का बीपी सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 है तो अब वो हाइपर टेंशन की श्रेणी में आ गया। लेकिन अगर हम बीपी को प्री हाइपरटेंशन में ही जान ले और उसी समय अवेयर हो जाए तो हम इसके जो इससे जो होने वाली तमाम समस्याएं हैं उससे हम बच सकते हैं। अभी बीपी के विषय में हम आपको एक चीज और बताएंगे आगे, बहुत ही अलग जानकारी आपको इसके विषय में देंगे। देखिए उच्च रक्तचाप आज भारत को ही नहीं, पूरे पूरे विश्व को ये जो है कि प्रभावित कर रखा है। और ये भारत के शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी रहने वाली जनसंख्या को प्रभावित कर रखा है। तो अब इसके दुष्परिणाम या इसके बढ़ते हुए दायरे को आप समझ सकते हैं। तो देखिए, उच्च रक्तचाप की जब शुरुआत होती है तब यह जानलेवा नहीं होती, लेकिन यह स्थिति लगातार बनी रहे तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अब तीसरे जो पॉइंट है, ज्यादातर उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को इसकी जानकारी भी नहीं होती। हमने देखा कि कई पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोई दवा नहीं खाता। लेकिन उनका हम जब ब्लड प्रेशर हम लेते हैं, जब चेक करते हैं तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। तो फिर हम उसको फिर फॉलो करा के फिर उनको करते कहने का मतलब ये कि ज्यादातर जो उच्च रक्तचाप के व्यक्ति हैं, उनका बीपी है, पेशेंट वो हाई ब्लड प्रेशर पे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। वो जब किसी दूसरी बीमारी के लिए अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको मालूम होता है। तो यहाँ पे हमें जो है कि 3 महीने में 6 महीने में एक बार अपना बीपी जरूर डायग्नोसिस करना चाहिए। और मैंने बताया कि एक बार डायग्नोसिस करके हम रिजल्ट को नहीं देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उच्च रक्तचाप कोई बीमारी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में आगे आने वाली बीमारियों का जो घर है उसका एक संकेत। बहुत ध्यान दीजिएगा कि बीमार उच्च रक्तचाप कोई बीमारी नहीं है, यह तो हमारे शरीर में आगे आने वाली बीमारियों का संकेत है। यदि उच्च रक्तचाप की जानकारी हमें शुरुआत में ही लग जाए और इसके विषय में हम ये देखें कि ये क्यों हो रहा है। हमारी देखिए लीवर में कोई दिक्कत हो, किडनी में कोई दिक्कत हो, हार्ट में जो हमारी धमनियां हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, कोई ऐसी अ, माहौल तो नहीं बना है जहाँ स्ट्रेस स्ट्रेस काफी ज्यादा हो रहा हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, बहुत सी चीजें होती है। तो उस कारणों को दूर कर उस कारणों को दूर करिए। और जैसे ही आपको इसकी जानकारी हो तो कुछ यौगिक क्रियाएं जैसे शुद्धिकरण में हम अ, जल नेति, वमन क्रिया, आसन, प्राणायाम आदि अपनाने की, प्रेशर की कुछ टेक्निक को अपनाने की इसकी भयंकर स्थिति से हम बच सकते हैं। और अगर उच्च रक्तचाप की जानकारी शुरुआत में लग जाए और यौगिक क्रियाओं को हम शुरू कर ले तो इससे आने वाले जो दुष्परिणाम है, जो भविष्य में जो दुष्परिणाम है, उस स्थिति से हम बच। अभी तो उच्च रक्तचाप की शिकंजे भी कुछ नहीं है, ये कुछ शोध पत्रिकाओं ने जो दे रखे हैं। तो अब शोध पत्रिकाओं के अनुसार मैं ये पांचवा पॉइंट, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा उनको मेंटेन करना होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक दुनिया में 15 अरब से ज्यादा लोग इस रक्तचाप के शिकार होंगे और इनमें भी बहुमत गरीब देशों का है। और एक ये है कि यदि शोध आंकड़ों को देखें तो भारत में 3 करोड़ उच्च रक्तचाप के रोगी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी इलाकों में यह संख्या
3 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में भी इस बीमारी से लोग गंभीर रूप से प्रभावित है। अब यहाँ 2 चीजें हम आपको बताना चाहेंगे कि उच्च रक्तचाप जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। लेकिन दूसरी बात ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादातर खेतों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो रही हैं। इस पे विचार करने की जरूरत है। आखिर कारण क्या है? अब कारण में जाएंगे तो आहार हमारे बीमारियों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी काफी इसकी भूमिका होती है। देखिए, कुछ जो कारण है उच्च रक्तचाप होने के लिए कारण है। ऐसे तो मेडिकल साइंस में अभी उच्च रक्तचाप के होने के संपूर्ण कारणों को नहीं बता पाया गया है, लेकिन कुछ कारण है। तो जैसे आनुवंशिक, जैसे किसी को माता पिता को या दादा दादी को या ऐसे हैं तो उनको भी उच्च रक्तचाप होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। एक उम्र, जैसे अभी तो देखा गया कि पहले तो 50+ वालों के लिए जो बीपी बना हुआ था, लेकिन अब ये उम्र जो है कि 40 के करीब आ गई है। और तीसरा कारण है धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल व वसायुक्त आहार का सेवन करना। जैसा मैंने आपको बताया कि अम्लीय भोजन का अधिक मात्रा में सेवन करना। असंतुलित जीवन पद्धति असंतुलित जीवन पद्धति सभी लोग जान रहे हैं कि न हमारे सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है। खाना खाते समय भी हम मोबाइल से बात करते हैं, और अपनी जो जरूरी चीजें हैं उस पे भी हम जो है कि एकदम असंतुलित है। सोते समय मोबाइल को यूज करते करते सोना, ये तमाम असंतुलित जीवन पद्धतियां हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी आज के समय में बहुत से हैं। मानसिक तनाव बहुत से, अब इसके लिए कई कारण है। मानसिक तनाव परिवार में बच्चे हैं, बच्चे को जो है कि पढ़ाई में जो क्या फेस कर रहे हैं, और इतनी जो कि समस्याएं लोगों के सामने आ रही है, तो ये चीजें हो गई मानसिक तनाव। नकारात्मक भावना, अगर नकारात्मक भावना जैसे हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं तो ये भी कुछ रक्तचाप होने के कारण है। और हम किसी के विषय में नकारात्मक बात करते हैं तो उसका, जैसे हम किसी के विषय में नकारात्मक बात कर रहे हैं तो हम उसका बुरा कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम अपने शरीर को जरूर इफेक्ट डाल रहे हैं। हम अपने शरीर को अपने से ही रोगी बना रहे हैं। हम दूसरे का बुरा कर पा रहे हैं लेकिन अपने साथ बुरा कर रहे हैं। अगर हम किसी के विषय में नकारात्मक भाव रखते हैं या नकारात्मक चीजें उसको हम बोलते हैं, तो इससे बचा जाए। और यौगिक क्रियाओं, आसन प्राणायाम इत्यादि को न करना, ये भी रक्तचाप होने के आज के समय में बहुत बड़े कारण है। अब उच्च रक्तचाप के कुछ प्रकार है। उच्च रक्तचाप जो कि घातक और अघातक दो तरीके से होते हैं। एक रूप उच्च रक्तचाप होता है जो एकाएक बढ़ती है और थोड़े समय बाद फिर वो डाउन हो जाती है। तो ये रक्तचाप जो कि काफी खतरनाक होते हैं, ये जानलेवा होते हैं। और जो अघातक उच्च रक्तचाप है, ये अघातक रक्तचाप, इनकी जो बढ़ी हुई जो रीडिंग आती है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है, या फिर वो अग्रसर मतलब बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो ये जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन ये आगे जो है कि हमारे शरीर को तमाम प्रकार की बीमारियों की तरफ ले जाती है। ठीक है, ये घातक और घातक का जो इनको बांटा गया है, इस आधार पे बांटा गया है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि घातक उच्च रक्तचाप में ब्लड प्रेशर बढ़ता तो है, लेकिन कुछ समय बाद पुनः कम हो जाता है। अब यहाँ पे घातक उच्च रक्तचाप के कुछ मुख्य कारण है। तो यहाँ पे कहा गया, जैसे क्रोधादि मानसिक आवेश में घातक उच्च रक्तचाप जो बढ़ते हैं। व्यायाम करने में, अभी आप देखते हैं कि कई नामी गिरामी लोगों को जिम में डेथ हुई। ठीक है, तो व्यायाम करने में, घबराहट की स्थिति में, भय की स्थिति में, और कुछ उत्तेजक साहित्य को पढ़ते समय, उत्तेजक दृश्य को आदि को देखते समय,
तीव्र खुशबू या बदबू, इससे भी जो है कि ऐसी स्थिति होती है, जो सीधी आवाज, भोजन के पश्चात और ठंडे जल से नहाने इत्यादि से भी ये हमारा रक्तचाप बढ़ता है। देखिए कुछ रिसर्चेज हैं और जो ये दिखाते हैं कि एक्यूप्रेशर के द्वारा जो है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन या संतुलित किया जाता है। तो इसमें एक शोध हुआ जो है, एक हॉस्पिटल से 80 मरीज को लिया गया, 40-40 मरीजों को दो ग्रुपों में बांट के रखा गया। 40 मरीजों को जो है कि एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट दिए गए और जिससे यह परिणाम निकल के आया कि एक्यूप्रेशर वाले ग्रुप में जो कि पहले से बहुत बेहतर हुआ, तथा कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, उनको उसी तरीके से रखा गया, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्यूप्रेशर, तो उनमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा रिसर्च भी इसी को बताता है। अब चलिए हम आते हैं एक्यूप्रेशर के जो उच्च रक्तचाप में प्रयोग होने वाले जो हमारे महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसकी हम बात करते हैं। सभी लोग पिक को देख पा रहे हैं? इस स्लाइड को सभी लोग देख पा रहे हैं सर? जी सर। देखिए, अब ये पॉइंट, अगर किसी को उच्च रक्तचाप है तो इस पॉइंट को हम अगर स्टिमुलेट कर दें, ठीक है। देखिए, एक तो ये हो गया हमारा GV20, जो हमारे गर्दन के पास है, पीछे ये गर्दन के पास में यहाँ पे होती है GV20। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से अंगूठे से इस पॉइंट को हल्के से मसाज करना है। इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं किया जाता, इस पॉइंट को आराम से हल्का सा मसाज, ठीक है। मसाज करने से बीपी जो है कि कंट्रोल होती है। और ये हमारा जो H7, ये हार्ट मेरिडियन का पॉइंट होता है, ये हमारे स्मॉल फिंगर के नीचे, यहाँ स्मॉल फिंगर के नीचे, यहाँ पे कलाई के पास में हाथ में पॉइंट होता है, ठीक है। ये तीसरा लीवर मेरिडियन का 3 पॉइंट, ये हमारे इन दोनों उंगलियों के बीच में ये जो चैनल जाती है यहाँ पे होती है, ये इस पॉइंट। अब देखिए, अब इन पॉइंटों पे हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है, तो मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट के लिए एक तो हम प्रेशर दे सकते हैं। हमने प्रेशर दे दिया। प्रेशर देने के लिए मैंने आपको पीछे बताया कि प्रेशर के कई तरीके हैं। तो जैसे मैंने एक क्लॉकवाइज दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेशर देने के भी जो बेनिफिट होते हैं, अगर हम किसी पॉइंट को क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो चीज को बढ़ाता है। तो यहाँ पे बढ़ी हुई चीज को हम घटाने के लिए कर रहे हैं। रक्तचाप बढ़ा हुआ है, इसे हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी पॉइंट हम आपको दिखाएंगे वहां पे प्रेशर हम एंटी क्लॉक, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हमने इस पॉइंट को प्रेशर दिया, फिर छोड़ दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी, अंगूठे से भी प्रेशर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे साथी लोग, कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, पॉइंट, एक आवाज क्वेश्चन। नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर, आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मर्म थेरेपी और एक्यूप्रेशर की थेरेपी दोनों एक ही चीज होती है या अलग अलग होती है? नहीं, दोनों अलग अलग होती है। अलग अलग। जो आपने 107 पॉइंट बताए, ये मर्म उसमें आते हैं या इसमें भी आता है? और नहीं, कुछ पॉइंट जो है कि दोनों के एक होते हैं।
लेकिन सारे वो एक जो मर्म पॉइंट के पॉइंट है वो अलग अलग होते हैं। अच्छा। उनका जो निश्चित पॉइंट है वो अलग होता है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको ये लीवर थ्री, ये जो लीवर थ्री वाला पॉइंट बताया मैंने, एक मिनट, ये जो लीवर थ्री है, ये हमारा जो है कि मर्म पॉइंट में भी आता है। और अभी मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाता हूँ के थ्री। स्लाइड, सर ये स्लाइड शो नहीं हो रही है क्या हमारी? शेयर नहीं हो रही है, शेयर कर लीजिए। हाँ। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट के थ्री है, के थ्री आप सब देख रहे हैं, के थ्री ये हमारे मर्म पॉइंट में भी आते हैं, ये मर्म पॉइंट में भी आते हैं। ये जो केवन है ये भी मर्म पॉइंट का पॉइंट होता है, लेकिन इसके नाम वहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, GB20, S7, लीवर थ्री, और 3 पॉइंट ये है K1, K3 और P7। इन पॉइंटों पे हम जब भी हमको ट्रीटमेंट देना होगा तो इन पॉइंटों पे हम ट्रीटमेंट देंगे, और यहीं से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए इन पॉइंटों को हम जी सर। जी ठीक है सर, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। हैंड रेज कर लें। कैन आई? यस सर, यस कर्नल सर, प्लीज। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्ट ये बहुत वास्ट है और इतनी देर में तो पूरी समझ में आती नहीं है बातें। एक चीज जो जनरली लोगों को होता है, रक्तचाप तो ठीक है, दर्द की बातें जब होती है, कमर दर्द की बात आप कर रहे थे, उसमें एक मेजर पोर्शन आता है sciatica। उसके भी कुछ नर्व्स जाकर के कहीं ना कहीं हाथों में और पैरों में रहती है। उसका जरा पॉइंट बता देंगे यार, उसका निदान क्या है, क्या उससे हो सकता है? बिल्कुल। देखिए उसके लिए भी हम कई चीजों को डायग्नोसिस करते हैं। अभी हम आपको बतला रहे हैं कि ये जो हमारी दोनों अंगुलियां, जैसे मैंने आपको बतलाया कि ये दोनों हमारी अंगुलियां, ये दोनों उंगलियां हमारे पैर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब हम जब भी डायग्नोसिस करते हैं हाथ को ऐसे रखते हैं, तो ये हमारा जो राइट तरफ, ये राइट, ये राइट लेफ्ट, ये लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है। और इस डॉक्टर सर, यहाँ पे आपकी आवाज देखिए इको हो ये रही है। हमारा लेफ्ट आपका और ये आपकी राइट। पिक्चर नहीं आ रही है। डॉक्टर सर, आपकी आवाज इको हो रही है। और दिख भी नहीं रहा है कुछ भी। दिख तो मैम वो 2 डिवाइस से ज्वाइन है, तो आप देखिए दूसरे डिवाइस में होंगे वो। एक डिवाइस से वो ऑडियो में, एक डिवाइस से वीडियो में। स्क्रीन हटा दीजिए सर, और दूसरा जिसमें आपने ऑडियो से जुड़े हैं उसी का वीडियो भी ऑन कर लेते तो अच्छा रहता। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको ये बताऊं कि इसमें मैं इस तरीके से पॉइंट को प्रेशर देता हूँ। यू नॉट अगर सी। आपको राइट तरफ और राइट पैर में हो या लेफ्ट साइड में हो, तो हम बता कि हम अपने हाथ को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद ये राइट राइट में है, तो इस वाली उंगली में और इस वाली उंगली में। ठीक है। इस तरीके से प्रेशर देंगे। प्रेशर देने में इस तरीके से रोल करेंगे चारों तरफ, दोनों उंगलियों में। ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, मेथी पट्टी, पेपर टेप लेंगे। पेपर टेप पे हम यहाँ पे इसमें मेथी का दाना, मेथी के दाने को
लगा के अपने इस वाले पर देखिए, एक चीज ये देखिए कि हमारे पैरों में 3 ज्वाइंट होते हैं। हमारे पैरों में 3 ज्वाइंट होते हैं, एंकल, घुटना, फिर ये थाइस के पास। तो हमारे पैरों में, हाथ की अंगुलियों में भी 3 ज्वाइंट है, 1 2 3। ठीक है। एंकल और एंकल से नीचे की कोई समस्या है तो हम यहाँ पे प्रेशर देंगे। एंकल से घुटने तक की कोई समस्या है तो इस पॉइंट पे हम चारों तरफ प्रेशर देंगे। और घुटने से थाइस, मतलब ये जो हमारा थाइस है, जो हमारा कमर तक की जो समस्याएं हैं, तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर देंगे। इस पॉइंट पे हम प्रेशर देंगे। तो अब इस पे मैंने आपको बताया कि प्रेशर देने के लिए हम इस पॉइंट को इस तरीके से रोल कर दें, या फिर इस तरीके से हम इस पे मेथी का दाना लगा के इस पे चारों तरफ टेप कर दें। ठीक है। और भी इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब जैसे इस तरीके से रिंग आती है, ठीक है, इस रिंग को इस उंगली में ऐसे डाल के आप ऐसे मूवमेंट दें। ठीक है सर। Sounds okay. पूरा दिखाई तो नहीं दिया, but what you're saying is the ring finger. देखिए, मैंने बताया कि जो हमारा पॉइंट है, ये हाथ को हम इस तरीके से करेंगे। तो रिंग फिंगर, अगर ये रिंग फिंगर हमारा, अगर हम राइट हैंड में देखते हैं तो ये हमारा जो है कि लेफ्ट लेग हो गया। ठीक। अगर इस हाथ में हम अगर लेफ्ट में देखते हैं तो ये हमारा जो है कि राइट लेग हो गया। तो हम जब भी हाथों में अपने पॉइंट को निश्चित करते हैं तो हमेशा हाथ को ऐसे रख ले, इस तरीके से रख ले, जो हमारा ये दोनों उंगली होते हैं, ये हमारा राइट पैर होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। और यहाँ पे जब हम इस तरह से रखेंगे तो ये वाला हमारा जो है कि रिंग फिंगर जो है, ये हमारा जो है कि राइट होगा और मिडिल फिंगर हमारा लेफ्ट होगा। इसी तरीके से हम हाथों को लिए भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है सर? तो पैरों पैरों में भी यही फिंगर, पैरों में भी तो यही फिंगर होती है ना? सॉरी सर। पैरों में जो फिंगर होती है वो भी छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर है, उसी की बात करते हैं। बिल्कुल 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 सर, बस इसे राइट, आपके थैंक द्वारा यू और जी, उस पे थैंक आप यू मेथी डॉक्टर की पट्टी, मेथी की पट्टी लगाइए पैर की उंगलियों पे, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपके साइटिका में। और भी चीजें हैं इसमें जो साइटिका के लिए, लेकिन अब ऐसे तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं स्पेशली कमर दर्द और साइटिका पे भी एक प्रेशर और उनके लिए जो भी चीजें जरूरी है उसको हम बताएंगे। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। सर ये बीपी का बारे में वो करना था, आपके क्लिनिक यहाँ दिल्ली पे है कहाँ पे? मैं अगर वहाँ आके आपके पास मिलूँ तो? नहीं, एक्चुअली मैं बनारस से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। अच्छा अच्छा, वाराणसी से है। मेरा क्या है कि ऊपर वाला बीपी जैसे 160 165, नीचे वाला 110 ऐसा रहता है। ओके, तो ठीक और है, मेरा आप क्या नंबर ले। है कि मैंने आप अल्ट्रासाउंड नम वगैरह करा था, हम्म। तो उस पे किडनी और लीवर में थोड़ा रिस्ट आया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या है देखिए, एक्टिव प्रेशर में जो है कि जो ब्लड प्रेशर है उसके 3 रीजन है। मैंने बताया कि किडनी जनित उच्च रक्तचाप, लीवर जनित उच्च रक्तचाप हाँ। और हार्ट जनित उच्च रक्तचाप। हम्म। तो ठीक है, मैंने बताया कि पहले मैंने एक चीज बताया कि उच्च रक्तचाप क्या है कि बीमारियों के आने के संकेत होते हैं। हाँ। तो अभी आप जो है कि इस पे आप पंत जी से नंबर ले लीजिएगा, आप कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको ऑनलाइन जो है कि आपको हम बता देंगे जो भी चीजें होंगी, ठीक ठीक सर। आपको हम वहाँ बता देंगे। ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक
कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं? रेखा जी, आप करें अपना क्वेश्चन। रेखा जी, क्वेश्चन से पहले मैं शांति पाठ करके मैं ऑडियो फिर हम क्वेश्चन ओके करते हैं। ओके सर, ओके। एक बार हम शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन रह जाएंगे आपके तो फिर कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, एक गहरा लंबा सांस भरिए, ओम का उच्चारण करेंगे, दीर्घ ओम का उच्चारण ओ और माँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप कंटिन्यू करिए प्लीज। थैंक यू।